ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कशन हो रहा था। आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें मिल चुका है। ठीक है, आज एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि S2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये इन्वेंटरी के लिए एप्लीकेबल होता था। तो A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो पहले ध्यान से समझो, फिर उसके बाद हम डिटेल में लिखेंगे, ये चैप्टर सॉरी ये स्टैंडर्ड को खत्म करेंगे। ओके, ये आपको मालूम होगा कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में होता है। सर पीरियड कंसेप्ट का मतलब, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाना, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर शुरू हुआ, इसी साल में शुरू हुआ। ठीक है, चलो दिस इज ईयर 1, ये मेरे लिए ईयर 2, ये मेरे लिए ईयर 3। अभी कॉपी मत करो, पहले समझो फिर उसके बाद तुम कॉपी करोगे। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर 1 में शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब जिसके लिए काम हो रहा है। मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया कि तुम मेरे लिए बिल्डिंग बनाओ, कितना लोगे। ये होता है कॉन्ट्रैक्टर, जो काम करेगा उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। जो प्राइस फिक्स होगा इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, तुम मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओगे। हाँ, ये बिल्डिंग के लिए तुम 5 लाख चार्ज करोगे। ये जो 5 लाख चार्ज करोगे ना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तुम कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर। अब सवाल यही आ रहा है कि सर ये बिल्डिंग ईयर 1 में शुरू हुआ, 3rd ईयर में खत्म हुआ, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल लग गया। हाँ, 3 साल में कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। मान लो कि 3 साल में बिल्डिंग खत्म होने के लिए व बिल्डिंग कंप्लीट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हुआ 4 लाख रुपया। अब कॉन्ट्रैक्टी से कितना मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपया। अब बोलो कॉन्ट्रैक्टर का फायदा कितना होगा? 1 लाख। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये जो फायदा हुआ 1 लाख मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, ये तो 3 साल के बाद पता चलेगा। जब बिल्डिंग खत्म होगा तब पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ, कितना मिला, कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ सर, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? सर अकाउंटिंग पीरियड बेसिस में होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर एक बिजनेस मतलब एंटिटी, हाँ, हर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट करेंगे ईयरली। भले इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कितना होगा ये तो पता चलेगा ईयर 3 में, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर एवरी ईयर एंड में अकाउंट्स बनाएगा। सर कैसे पता चलेगा? बेटा अकाउंटिंग एस्टिमेशन के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग सीखेंगे A7 कि एक कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब ईयर खत्म होगा एक कॉन्ट्रैक्टर का बहुत सारे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हाँ, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे?
इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बात हम सीखेंगे AS7 में। तो आइए शुरू करते हैं AS7। चलो, इसको कॉपी करने का दरकार नहीं, इसको कॉपी मत करो, मैं लिखाऊंगा। तो पहले मेरे साथ साथ रीड करो हमारे PDF से। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट as per AS7, construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or combination of assets closely interrelated or interdependent. For example, contract for construction of building, dam, bridge, road, etc. बेटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। आप बोलेंगे सर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, बेटा बिल्डिंग, रोड, डैम, ये सब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्दर मेंशन दैट द फॉलोइंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस which are directly related to the construction of asset, for example, service of architects, and contract for destruction or restoration of asset and the restoration of the environment following the demolition of asset, for example, etc. सर ये क्या कह रहा है, देखो बेटा, अभी कुछ भी कॉपी मत करो, मैं सारे चीज लिखाऊंगा, ठीक है। अगर अभी कॉपी करोगे तो समझ में प्रॉब्लम होगा, समझने के लिए दिक्कत होगा। देखो बेटा, ये 7 क्या नाम इसका, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कंस्ट्रक्शन, बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन करूंगा, बस हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना, देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक लैंड है, इस लैंड के ऊपर तुम बिल्डिंग बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर, मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग बना दूंगा। तो ये जो लैंड है ना, ये बिल्कुल मतलब क्लीन लैंड है, तो मुझे बिल्डिंग बनाना होगा ओनली। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंस्ट्रक्शन इज इंक्लूडेड in the definition of construction contract. Construction contract includes the following. Number 1, construction. चलो, मान लो तुम्हारे पास एक पुराना बिल्डिंग है, मान लो तुम्हारे पास एक पुराना बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग। पहले इसको बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद नया बिल्डिंग बनाऊंगा। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो डिमोलिशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मान लो जो पुराना बिल्डिंग था उसको तोड़ने के लिए मैंने 1 लाख रुपया लिया, फिर नया बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख रुपया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो दो काम हो रहा है, एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड लगेगा, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं लगेगा? नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, सारे चीज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आएगा, सारे चीज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आएगा। सर ये बात कहाँ लिखा हुआ है, इसको रीड करो, ये बात पता चलेगा। Construction contract as per A7, construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset
अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अंडरलाइन करो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। ओके, चलो कोई बात नहीं। फॉलोइंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विस which are directly related to the construction contract या construction of asset। बेटा देखो, बिल्डिंग बनाना होगा, हाँ, ये बिल्डिंग का डिजाइन क्या होगा, प्लान क्या होगा, आर्किटेक्ट सर्विस। तो ये जो आर्किटेक्ट सर्विस ना, ये बिल्डिंग के लिए डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आर्किटेक्ट सर्विस भी तुम दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स contract for rendering of a service which are directly related to the construction of asset, for example service of architects। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, तोड़ना फिर उसके बाद बनाना, ये भी कंस्ट्रक्शन में आएगा, और रेस्टोरेशन ऑफ एसेट एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ एसेट। ओके, for example, if the existing structure building in a plot of land has to be demolished before new building as per new design is constructed, the destruction of a building is a construction contract। सर ये अजीब सा बात कह रहा है। पहले तो ऐसा कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन, फिर कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन। बेटा क्या करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब लिखो, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तुम अभी लिखो। लिखो, आज पर AS7 सॉरी आज AS7 इन्वर्टेड कमा स्टार्ट होगा। AS7 के बाद इन्वर्टेड कमा स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बेटा हमेशा जब भी तुम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम हमेशा इन्वर्टेड कमा के बीच में रहेगा। तो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट is applicable for preparation of financial statement of a contractors। ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये कंट्रैक्टर के लिए लगेगा। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंट्रैक्टर। ओके सर, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? बेटा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है मालूम नहीं? लिखो, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ए पर्सन हु अंडरटेक्स। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ए पर्सन हु अंडरटेक्स ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। Contractor means a person who undertakes a long-term contract works on behalf of others. On behalf of others. Okay. Next लिखो, accounting for long-term construction contract involves। Accounting for long-term construction contract involves question as to when revenue should be recognized and how to report या compute profit and loss of each year। ये बात भी ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या सीखेंगे? जैसे कि मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए 3 साल लगेगा। 3 साल के बाद हमें
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 3 साल के बाद, ठीक है, हमें पैसा भी मिलेगा 3 साल के बाद। ओके, हम कैसे ईयर एंड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? मान लो कि मैंने ईयर वन एंड में कुछ एंटायर रेवेन्यू तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, सम पोर्शन ऑफ रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा कब? 3rd ईयर के बाद। क्या ये मेरा अकाउंटिंग करेक्ट होगा या अकाउंटिंग गलत होगा? अगर ये अकाउंटिंग सही होगा तो इसको कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट करेगा? बोलो मेरा सवाल और एक बार सुनो। मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म होगा 3 साल के बाद, पैसा भी मिलेगा 3 साल के बाद, लेकिन फर्स्ट ईयर एंड में A7 कहता है कि तुम कुछ पोर्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। तो मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, मुझे तो पैसा फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? थर्ड ईयर के एंड में। फिर भी मैंने फर्स्ट ईयर एंड में कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या मेरा ये अकाउंटिंग करेक्ट सही होगा या गलत होगा? अगर अकाउंटिंग सही होगा तो इसको कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी सपोर्ट करेगा? बेटा एक्यूरेल कॉन्सेप्ट सपोर्ट करेगा। कैसे? हाँ, भले मुझे पैसा मिलेगा 3rd ईयर के एंड में, लेकिन कुछ तो काम डेफिनेटली हो चुका होगा। हाँ, मान लो कि मैंने तुम्हें कोचिंग का सर्विस दे रहा हूं। हाँ, ये कोचिंग 3 साल लगेगा, 3 साल के बाद तुम मुझे पैसा दोगे, लेकिन 1 साल ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हैं, कुछ तो पैसा एक्रू हो चुका है ना। अगर मैं फर्स्ट ईयर एंड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो ये एक्यूरेल कंसेप्ट को वायलेट करेगा। अकाउंटिंग कहता है कि तुम हमेशा एक्यूरेल कंसेप्ट के हिसाब से चलो, तो इसीलिए तो A7 आया ना। फिर एक्यूरेल कंसेप्ट के हिसाब से या A7 कहा कि हर साल के एंड में, हर ईयर के एंड में कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, जिसको बैक में सपोर्ट किया कौन? एक्यूरेल कंसेप्ट। एक्यूरेल कंसेप्ट बोला कि हाँ, मैं तो ऑलरेडी कहता था कि अगर काम हो चुका है, अगर रेवेन्यू एक्रू हो चुका है तो एक्यूरेल कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। अब A7 बोला कि एक्यूरेल कंसेप्ट तो यही वाला था, अब रिकॉर्ड करो। ठीक है, हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट लिखो, in case of long term contract, the period of work extend to more than 1 year. In case of long term contract, the period of work extend to more than 1 year. Hence, the actual profit or loss can be determined only at the time of completion of work. Can be determined only at the time of completion of work. But as per period concept, profit loss shall be reported at the end of each year.
प्रॉफिट लॉस शैल बी रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ड्यू टू सच डिफिकल्टी, ड्यू टू सच डिफिकल्टी AS7 comes into existence. AS7 comes into existence. सर AS7 हमें क्या मदद करेगा? AS7 हमें बताएगा कि कैसे ईयर वाइज रिकॉर्ड होगा, बस और कुछ नहीं। तो लिखो AS7 will helps us, AS7 will helps us how to estimate each year profit, how to estimate each year profit oblique loss, how to estimate each year profit oblique loss in case of long term contract, in case of long term contract. Okay, नेक्स्ट लिखो मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर construction contract means contract for construction, reconstruction, destruction। नोट दे के लिखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, नोट दे के लिखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज which are directly related to the construction, contract for rendering services which are directly related to the construction, which are directly related to the construction are also included in the construction contract, are also included in the construction contract। एग्जाम्पल लिखो, Mr. X undertook a contract, Mr. X undertook a contract to construct a building, to construct a building within 3 years, within 3 years। Security guard ओके, आई एम सॉरी, और एक बार सुनो, करेक्शन भी करो। मिस्टर एक्स अंडरटूक ए कंस्ट्रक्शन टू कंट्रैक्ट ए बिल्डिंग विथ 3 ईयर सिक्योरिटी गार्ड, विथ 3 ईयर सिक्योरिटी गार्ड। इसका मतलब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग के साथ साथ 3 साल के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। फॉर व्हिच ही चार्ज ₹7 लाख टोटली, फॉर व्हिच ही चार्ज 7 लाख टोटली। कंस्ट्रक्शन प्लस सिक्योरिटी गार्ड दोनों मिला के 7 लाख चार्ज करेगा। फॉर कंस्ट्रक्शन ₹5 लाख एंड फॉर सिक्योरिटी ₹2 लाख। फॉर कंस्ट्रक्शन ₹5 लाख एंड फॉर सिक्योरिटी ₹2 लाख। ओके, अब बोलो कि सर ये जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिफिनेशन में आएगा? बेटा अगर सिक्योरिटी सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा टेनेंट बोलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा कि अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं दोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा या मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा।
तो इस केस में सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा डायरेक्टली रिलेटेड। अगर कंट्रैक्ट बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिल्डिंग बना दो, ठीक है मैं बिल्डिंग ले लूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो सिक्योरिटी दे दो, नहीं तो नहीं देने से भी चलेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो जो रेंडरिंग सर्विस वाला पोर्शन तब भी कंट्रैक्ट डेफिनेशन में आएगा, रेंडरिंग सर्विस तब भी कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन में आएगा, अगर वो कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब विदाउट द सर्विस कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। इन दैट केस वी कैन कॉल द सर्विस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। लेट मी ask a question to you. When a service can be called as directly related to construction? When the construction cannot be completed without the service, then the service is directly related to construction. चलो अब बोलो सर क्या ये सिक्योरिटी सर्विस कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आएगा ये नहीं आएगा? बेटा ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर बिना सिक्योरिटी में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल तो ये डेफिनेशन में नहीं आएगा, अगर बिना सिक्योरिटी में कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल तो डेफिनेशन में आएगा। चलो लिखो केस 1, आज पर एग्रीमेंट। केस 1 में लिखो आज पर एग्रीमेंट विदाउट सिक्योरिटी बिल्डिंग कैन नॉट बी हैंड ओवर। जब तक तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बिल्डिंग नहीं लूंगा। अब बोलो सिक्योरिटी जी डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग, हाँ या ना? हाँ सर। तो कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में सिक्योरिटी गार्ड आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होगा? 7 लाख। लिखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू 7 लाख। 5 लाख नहीं चलेगा, 7 लाख। केस 2, without security building can be hand over. Without security building can be hand over. सिक्योरिटी बिना बिल्डिंग भी हैंड ओवर होगा। देखो इन दिस केस service of security shall not be included in construction definition. In this case, service of security shall not be included in the definition of construction. Hence, contract revenue will be 5 lakhs. Contract revenue will be 5 lakhs. Contract revenue will be 5 lakhs. Next लिखो types of contract या types of construction contract। बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का, एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फटाफट लिखो, आज स्टैंडर्ड को खत्म करना होगा, टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। लिखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ऐसे ग्राफ करके लिखो चार्ट बना के। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अब दो प्रकार का, एक होता है सब्जेक्ट टू एस्केलेशन और एक होता है नॉट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। तो लिखो सब्जेक्ट टू एस्केलेशन, एस्केलेशन ESCLATION, ESCLATION, ESCLATION।
fixed price contract can be of two types. One is subject to escalation, another is not subject to escalation. सर ये subject to escalation क्या होता है, not subject to escalation क्या होता है? देखो ध्यान से समझो। मान लो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग बनाऊंगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हुआ? तुम बोला कि सर आपका जितना भी खर्चा होगा मैं प्लस 20% करके दे दूंगा। मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरा 10 लाख खर्चा हुआ तो प्लस 20%, तो तुम 12 लाख चार्ज दोगे मुझे। ये हुआ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये हुआ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नहीं तो तुमने बोला कि सर मैं तो 12 लाख से दे दूंगा, मैं बोला कि बिल्डिंग बनाने के लिए अगर मेरा 15 लाख खर्चा हुआ कुछ नहीं होगा, मैं तो 12 लाख ही दूंगा फिक्स प्राइस। तो ये हुआ मेरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, मान लो कि बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 4 साल। हाँ, ये जो 12 लाख ये कब डिटरमाइन होगा? ये आज डिटरमाइन होगा, लेकिन पेमेंट कब होगा? 4 साल के बाद। इसका मतलब हम आज एस्टिमेशन करेंगे, ये जो 12 लाख तुम पेमेंट करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर, मेरा कुछ खर्चा भी होगा, मुझे कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। हाँ, ये जो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये आज एस्टिमेशन हुआ, इसमें कॉस्ट भी होगा प्रॉफिट भी होगा। ये जो कॉस्ट, ये कॉस्ट आज एस्टिमेशन होगा। हाँ, हम आज एस्टिमेशन करेंगे कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। ओके, मान लो आज जो मैंने एस्टिमेशन किया था कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख खर्चा होगा, प्लस मुझे प्रॉफिट चाहिए 2 लाख, तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख में एग्री हुए। ठीक है, आज जो कॉस्ट 10 लाख होगा, मैंने फिर एस्टिमेशन किया था कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे सीमेंट इतना लगेगा, ब्रिक्स इतना लगेगा, सैंड इतना लगेगा, एक्सेट्रा। ये जो मैंने एस्टिमेशन किया था ये आज का प्राइस। इन्फ्लेशन अगर आ गया तो मेरा कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। अगर कल इन्फ्लेशन आ गया, 4 साल का बात है ना, कभी भी इन्फ्लेशन आ चुका है। आज सीमेंट का रेट 300 रुपया था पर पैकेट, 300 रुपया करके मैंने काउंट किया था, मैंने बोला कि चलो 10 लाख मेरा खर्चा होगा। अगर कल सीमेंट का रेट 500 रुपया हो जाएगा तो मेरा कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। अगर तुम फिक्स प्राइस 12 लाख चार्ज करोगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं तो मुझे नुकसान करने नहीं दूंगा, मैं पुअर क्वालिटी सीमेंट लगाऊंगा। ठीक है, ज्यादा सांड दे दूंगा, तुम्हारे जान खतरे में जाएगी। अब तुम्हारे और मेरे बीच में एक एडिशनल क्लॉज आएगा जिसको कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज, जिसको कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ये एस्केलेशन क्लॉज में तुम यही बोलोगे कि चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ठीक है 12 लाख, अगर एसेंशियल कमोडिटी का मतलब एसेंशियल रॉ मटेरियल का रेट इन्फ्लेशन हो गया तो मैं और 2 लाख दूंगा। अब बोलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा? अब बोलेंगे सर 14 लाख होगा। नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख, 2 लाख कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। ये जो 2 लाख है ना, ये तुम्हें मिलेगा कभी तभी मिलेगा जब इन्फ्लेशन आएगा। अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो तुम्हें 2 लाख नहीं मिलेगा, 12 लाख से मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, 14 लाख मिलेगा। अगर ऐसा क्लॉज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। अगर ऐसा क्लॉज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्लॉज या नॉट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन, कॉन्ट्रैक्ट नॉट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन, समझ में आया?
हाँ सर, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों हुआ, कॉस्ट प्लस में क्यों नहीं हुआ? बेटा इन्फ्लेशन आएगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुम तो एग्री हो चुके हैं कि कॉस्ट प्लस 20% दोगे, मेरा टेंशन नहीं है कि जितना इन्फ्लेशन आएगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। हाँ, ये डिफिकल्टी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, इसीलिए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक क्लॉज डाल देते हैं, एस्केलेशन वाला क्लॉज। ओके, ये सारे चीज तुम खुद रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी मैं समझा चुका। अब देखो, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। लिखो, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस in case of a construction contract. How to compute profit or loss in case of a construction contract? लिखो, following steps are to be followed. Following steps are to be followed. Step 1, calculate the degree of completion. सर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? पहले तुम स्टेप लिखो, फिर उसके बाद समझो, पूछोगे। लिखो, स्टेप 1, कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। देखो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। आज के दिन कितना खर्चा हो चुका है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा, कॉस्ट इनकर्ड प्लस कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब कितना खर्चा हो चुका है और आगे कितना खर्चा होगा। बोलो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट इनकर्ड प्लस कॉस्ट टू बी इनकर्ड इंटू 100। ये कॉस्ट मेथड था। और लेबर आवर इनकर्ड डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर, लेबर आवर इनकर्ड डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर, लेबर आवर इनकर्ड डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर इंटू 100। और टाइम एक्सपायर्ड डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड टाइम इंटू 100। हमेशा कोशिश करना कि फास्ट मेथड लगाने के लिए, कॉस्ट वाला फॉर्मूला हमेशा लगाने के लिए कोशिश करना। तो स्टेप 1 खत्म हो गया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब लिखो स्टेप 2, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। स्टेप 2, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। देखो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये सारे चीज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये सारे चीज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मैंने बताया था कि 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हुआ था। हाँ, तो इसको कहते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इनिशियली जितना डिटरमाइन हुआ था उसको कहते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इसके साथ ऐड होगा इंक्रीज ड्यू टू एस्केलेशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एस्केलेशन हुआ, फिर उसके बाद एस्केलेशन के लिए जितना कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना चाहिए था वो ऐड हो जाएगा।
जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा। ओके। प्लस इंसेंटिव्स, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि तुम अच्छे काम करो, मैं इंसेंटिव भी दे दूंगा। अगर इंसेंटिव कंफर्म हो चुका है तो ऐड होगा, अगर इंसेंटिव कंफर्म नहीं हुआ है तो ऐड नहीं होगा। हाँ, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर तुम गलत काम करोगे या लेट करोगे तो मैं पेनाल्टी चार्ज करूंगा। तो अगर पेनाल्टी चार्ज करूंगा, इंफॉर्मेशन भी आया तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस पेनाल्टी, ये हुआ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बेटा एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, ये पेनाल्टी मेरे लिए लॉस होगा, ये जो एस्केलेशन इंसेंटिव ये मेरे लिए गेन होगा। गेन हमेशा एक्चुअल बेसिस में रिकॉर्ड होगा, गेन को हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। प्रूडेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में हम सीखे थे कि एंटिसिपेटेड गेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। बोलो हाँ या ना? हाँ, एंटिसिपेटेड गेन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, लेकिन पेनाल्टी एस्टिमेशन बेसिस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ, आगे मेरा नुकसान होगा तो आज मैं प्रोविजन बना सकता हूं। सर आगे तो नुकसान होगा, इंतजार कीजिए, नुकसान होने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। बेटा नहीं, प्रूडेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही कहता है कि अगर आज मतलब हिंट्स मिलता है कि आगे नुकसान होगा तो आज प्रोविजन बनाओ, वो नुकसान को रिकॉर्ड कर दो। अगर आज तुम्हें हिंट्स मिलता है कि आगे तुम्हारा गेन होगा तो आज रिकॉर्ड मत करो, इंतजार करो, जब गेन एक्चुअली होगा तब रिकॉर्ड होगा। ये इसको कहते हैं प्रूडेंसी कंसेप्ट, इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS7 में प्रूडेंसी और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। पेनाल्टी, अगर इंफॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में, एक्चुअल पेनाल्टी लगा या ना लगा? पेनाल्टी तो तब लगेगा जब मेरा डिफॉल्ट होगा। आप बोलेंगे सर डिफॉल्ट होने के बाद मैं माइनस करूंगा, नहीं, पेनाल्टी लगेगा, इसका मतलब माइनस होगा, चाहे डिफॉल्ट हो या ना हो, लेकिन इंसेंटिव मिलेगा। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, इंसेंटिव भी एक्चुअली मिलने के बाद रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इंसेंटिव एंड रेवेन्यू इंक्रीज ड्यू टू एस्केलेशन, ये एक गेन होता है। गेन हम एंटिसिपेटेड के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पेनाल्टी हमारे लिए एक लॉस होता है, लॉस को हम एंटिसिपेटेड बेसिस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोलो मेरे बात समझ में आया, हाँ या ना? चलो स्टेप 2 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। अब लिखो स्टेप 3, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बेटा आज तक कितना खर्चा हुआ है रिकॉर्ड करो। बेटा आज तक कितना खर्चा हुआ है रिकॉर्ड करो। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। चलो मेटेरियल कितना खर्चा हुआ है लिखो, लिखो मेटेरियल इश्यूड टू साइट प्लस वेजेस इनकर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड माइनस मेटेरियल रिटर्न ऑब्लिक इन स्टॉक माइनस मेटेरियल रिटर्न ऑब्लिक इन स्टॉक, जो रिजल्ट होगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, जो रिजल्ट होगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। नेक्स्ट लिखो स्टेप 4, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेप 4, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब लिखो स्टेप 4, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये मेरे लिए पर्टिकुलर कलम, ये हमारे लिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3।
ओके लिखो पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पॉइंट नंबर ए में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। पॉइंट नंबर बी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, पॉइंट नंबर बी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब पॉइंट नंबर सी में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन करो, यानी ए इंटू बी। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसको कहते हैं एक्रूड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या कहते हैं? एक्रूड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। याद रखो पॉइंट नंबर सी में जो रिजल्ट आता है इसको कहते हैं एक्रूड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। बोलो पॉइंट नंबर सी में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। उसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डीओसी। क्या होगा उसका फॉर्मूला? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डीओसी। पॉइंट नंबर डी में लिखो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितना खर्चा हुआ है। अब लिखो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सी माइनस डी होगा। इसका मतलब एक्रूड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टोटल प्रॉफिट का मतलब होगा एक्रूड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। ये होगा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट, यानी सी माइनस डी। अब एफ में लिखो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर्स, पिछले साल या पिछले साल में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था। एफ में लिखो प्रॉफिट रिकॉर्डेड इन अर्लियर ईयर्स। ईयर 1 में तो कुछ नहीं आएगा, ईयर 2 में आएगा ईयर 1 का प्रॉफिट, ईयर 3 में आएगा ईयर 1 प्लस ईयर 2। बेटा पिछले साल या पिछले जितने भी साल है कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था माइनस करो। तो ईयर 1 आज ईयर 1, पिछले साल तो कुछ नहीं था, तो ईयर 1 में प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड हुआ था? 0। ईयर 2 में हम बोलेंगे कि पिछले साल में कितना रिकॉर्ड हुआ था। पिछले साल का मतलब ईयर 1 में कितना रिकॉर्ड हुआ था। ईयर 3 में हम बोलेंगे पिछले साल में कितना रिकॉर्ड हुआ था, ईयर 1 में, ईयर 2 में। जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक काम करो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ये पूरा स्टेप रिवाइज करो, याद रखो। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक नोट लिखो, इफ we have total loss instead of total profit। मान लो प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ रहा है, देन we should make provision for expected losses। आज भी लो, अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो इन दैट केस यू शुड मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब आज लॉस हो रहा है, इसका मतलब आगे भी लॉस होगा, तो आगे कितना लॉस होगा उसको एस्टिमेशन करेंगे, उसके लिए प्रोविजन मेड करेंगे। तो प्रोविजन का फॉर्मूला लिखो, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू
ये होगा टोटल लॉस, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, ये होगा तुम्हारा टोटल लॉस माइनस लॉसेस recognized in earlier year। जो रिजल्ट आएगा प्रोविजन रिक्वायर्ड। ये नोट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब इल्यूस्ट्रेशन 18 रीड करो। फटाफट इल्यूस्ट्रेशन 18 रीड करो। Calculate the contract revenue from the following details. Following details, calculate contract revenue. Initial contract revenue 2000, revenue increase due to escalation year 2 में 400, claim year 3 में 200, incentive 300, penalty 100। देखो पहले समझो, ये अजीब सा कंसेप्ट, मतलब बहुत अच्छे कंसेप्ट, तुम्हें लगेगा ये अजीब सा कंसेप्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। एक ग्राफ मत तो कॉपी में अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ईयर 1, ईयर 2, सॉरी ईयर 2, ईयर 3। मैंने इधर बोला था कि 2000 देने के लिए, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था मैंने बोला था कि मैं 2000 दूंगा। अब बोलो, मान लो कि बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ, मान लो बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ, अब लास्ट में कितना मिलेगा? 2000। हाँ चलो, पहला साल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब बोलो ईयर एंड में, बोलो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो तुम्हें कितना मिलेगा? सर 2000 मिलेगा, ठीक है। ईयर 2 में बोला कि चलो एस्केलेशन के लिए तुम्हारा 400 इंक्रीज हो गया। मैंने ईयर 2 में बोला कि चलो एस्केलेशन के लिए तुम्हारा 400 इंक्रीज हो गया। अब ईयर 2 जब खत्म हुआ, अब मैं पूछूंगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तुम्हें कितना मिलेगा? सर 2400 मिलेगा, 2400। हाँ, ये एस्केलेशन वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बताया था। ये 400 तो ऐड हो चुका है, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2400 हो चुका है। हाँ, मान लो कि थर्ड ईयर में कुछ चेंज नहीं हुआ। अब थर्ड ईयर में मैं बोलूंगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो कितना मिलेगा? 2000 या 2400? सर 2400 मिलेगा। चलो थर्ड ईयर में मान लो कि क्लेम बढ़ गया 200 रुपया, इंसेंटिव हो गया 300 रुपया।
तो अब बोलो कितना मिलेगा सर? 2400 प्लस 300, 2700 प्लस 200, 2900 मिलेगा। मान लो सेकेंड ईयर में पेनाल्टी 100 रुपया मैंने चार्ज किया था, 100 रुपया डिडक्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन होगा। बोलो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर 1 में डिटरमाइन हुआ था, इसका मतलब ये सारे ईयर में जब भी बोलो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2000 मिलेगा। हाँ, एस्केलेशन ईयर 2 में 400 हुआ, इसका मतलब ईयर 2 में अगर बोलोगे तो 400 इंक्रीज होगा, ईयर 3 में अगर भी बोलोगे तो 400 इंक्रीज होगा, क्योंकि एक बार इंक्रीज हो गया इसका मतलब उसके बाद में जो भी पीरियड आएगा उसके लिए वो मिलेगा। हाँ, क्लेम तो ईयर 3 में आया, इंसेंटिव ईयर 3 में आया, पेनाल्टी ईयर 2 में माइनस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर 1 में बोलोगे 2000, ईयर 2 में 2300, ईयर 3 में 2800। सर ये कैलकुलेशन अजीब सा लग रहा है, तुम एक ग्राफ बनाओ। यहाँ पे 2000 हुआ था, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो कितना मिलेगा 2000। आड हुआ 400, माइनस हुआ 100 रुपया, तो कितना मिलेगा सर 2300। फिर आड हुआ 300, फिर प्लस हुआ 200, तो कितना मिलेगा 28। Illustration 19. Assume a rupees 10 lakh contract that require 3 years to complete and incur a total cost of 8,10,000. The following data pertains to the construction period year 1, year 2, year 3. Cumulative cost incurred to date, मतलब cost incurred till date. ईयर 1 एंड तक 3 लाख खर्चा हुआ है, ईयर 2 एंड तक 7,20,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ईयर 2 में कितना खर्चा हुआ, देखो ईयर 1 एंड तक 3 लाख खर्चा हुआ था, ईयर 2 एंड तक 7,20,000 खर्चा हुआ था, मतलब ये 7,20,000 में ये 3 लाख इंक्लूड है, तो मतलब ईयर 2 में स्पेशली कितना खर्चा हुआ था सर 4,20,000। यस सर। ईयर 3 एंड तक 8,10,000 खर्चा हुआ। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, अच्छा ईयर 1 तक खर्चा हुआ है 3 लाख, मैं यही एस्टिमेशन कर रहा हूं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो मुझे और 6 लाख खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड एट द ईयर एंड। इसके बाद प्रोग्रेस बिलिंग, मतलब मुझे तो 10 लाख मिलेगा, लेकिन उसमें से बिल हुआ है 2 लाख, इधर बिल हुआ है 4,10,000, सॉरी 7,40,000। देखो 10 लाख का बिल हो गया, थर्ड ईयर तक 10 लाख का बिल हो गया, 2 लाख का बिल हुआ था, फिर 7,40,000, तो 7,40,000 प्लस यहाँ पे टिल डेट नहीं, टिल डेट नहीं, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, मतलब इस साल में कितना बिलिंग हुआ। पहला साल में बिलिंग हुआ था 2 लाख रुपया, ईयर 2 में बिलिंग हुआ था 7,40,000, तो कुल मिला के 9,40,000 हुआ, फिर ईयर 3 में 60,000, तो टोटल मिला के 10 लाख हो गया। कलेक्शन ऑफ बिलिंग, कलेक्शन ऑफ बिलिंग का मतलब कितना पेमेंट हुआ है, 1,50,000, 6 लाख, 7,50,000, 2,50,000, 10 lakh. A firm seeks your advice and assistance in the preparation of accounts keeping the view of requirement of A7. A7 के हिसाब से तुम बनाओ, अकाउंट्स बनाओ। बोलो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के लिए। बोलो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तुम्हारा 10 लाख। इधर कुछ वेरिएशन नहीं होगा, ना तो पेनल्टी आएगा, ना इंसेंटिव आएगा, कुछ भी नहीं है।
अब मुझे चाहिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब मुझे क्या चाहिए? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तुम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बोलो, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना? 3 लाख डिवाइड बाई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड 6 लाख इंटू 100, सॉरी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड 3 लाख डिवाइड बाई कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड 3 लाख प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट 6 लाख। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला स्टेप लिख चुका हूं, तो इंटू 100 तो 33.33% तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सेकेंड ईयर कॉस्ट टू बी इनकर्ड 7,20,000 डिवाइड बाई कॉस्ट टू बी, सॉरी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 7,20,000 डिवाइड बाई कॉस्ट इनकर्ड 7,20,000 प्लस कॉस्ट टू बी इनकर्ड 40, नहीं 40 ना 60, क्या था? 60 था। 7 लाख 7,20,000 डिवाइड बाई 7,20,000 प्लस 80। सेकेंड ईयर का कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 7,20,000 डिवाइड बाई 7,20,000 प्लस 80, तो 8 लाख इंटू 100 90%। थर्ड ईयर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 8,10,000 डिवाइड बाई 8,10,000 प्लस 0 100%। तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हाँ, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तुम्हारा 3,33,333 माइनस करो कॉस्ट इनकम टिल डेथ, तो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है 33,333। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज इन अर्लियर ईयर 0, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा 33,333। ईयर 2 में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 90%, तो 9 लाख। तुम, मैं जो फॉर्मेट बताया था वही फॉर्मेट के हिसाब से तुम सोल्यूशन करोगे। माइनस कॉस्ट इनकट 7,20,000, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000 माइनस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज इन अर्लियर ईयर 3 लाख, सॉरी 33,333, तो दिस ईयर का प्रॉफिट होगा 1,46,667। थर्ड ईयर डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंटू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 लाख, 10 लाख इंटू 100%, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 8,10,000, प्रॉफिट 1,90,000 माइनस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर 33,333 प्लस 146,667, तो ये हो जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस होगा तो 10,000 होगा थर्ड ईयर का प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट लिखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये 7 कह रहा है कि एटलीस्ट ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर टू बी गिवन। लिखो फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर टू बी गिवन। नंबर 1, contract revenue of each contract।
जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है सारे कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिस्क्लोज करोगे, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है सारे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू डिस्क्लोज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट भी डिस्क्लोज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन किस मेथड में कैलकुलेशन हो रहा है, कॉस्ट मेथड या लेबर आवर मेथड या टाइम मेथड। तो थर्ड पॉइंट होगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। प्रोग्रेस बिलिंग, एंड रिटेंशन मनी। अरे मान लो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वर्क सर्टिफाइड हुआ 3 लाख, इससे बिलिंग हुआ 2 लाख, मुझे पैसा मिला 1,80,000, तो रिटेंशन मनी होगा तुम्हारा 20। जितना बिलिंग हुआ था और जितना पैसा मिला था उसका डिफरेंस होता है रिटेंशन मनी, मतलब कितना पैसा बिलिंग हो चुका है लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला। मिनिमम इतना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फिर ये सब एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे तो चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोग्रेस बिलिंग, ऑन बिल्ड, मतलब ऑन बिल का मतलब मैं कितना काम कर चुका हूं, कितना बिल हुआ उसका डिफरेंस। एडवांस मतलब कितना पैसा मिला मुझे। ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, रिटेंशन एक्सेट्रा। इसको खुद समझने के लिए कोशिश करो।